औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज हमने सोचा कि आपके साथ गपशप लगाई जाए, जिसमें हम एक लेटेस्ट जजमेंट का ज़िक्र करेंगे और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और लाहौर हाई कोर्ट्स की भी मुख्तलिफ जजमेंट्स का ज़िक्र करेंगे। इसमें पर्दा नशीन लेडी से या बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा ख़ातून से जिनको सिंगल एडवाइस चाहिए थी, उनसे अगर कोई हिबा करवा लिया जाए, तमलीक करवा ली जाए, उसके हवाले से बात होगी। और जब हिबा करवाया जा रहा था तो रेवेन्यू ऑफिशल्स के सामने दो विटनेसेस पेश हुए या नहीं हुए, और वो विटनेसेस के मतलब है कि वो इलाके के मोतबर लोग हों, चेयरमैन ज़िला कौंसल हो, मेंबर ज़िला कौंसल हो, और इसी तरह या नंबरदार वगैरह हो। ये सारी जो आज की हमारी गुफ्तगू है, उसका मैंने आपको लुब्बे लबाब बता दिया है। दोस्तों, हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो जजमेंट, वो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने फ़ैसला जो है वो और दिया और एपीलेट कोर्ट ने फ़ैसला कुछ और दिया। फैक्ट इसके क्या हैं जी? फैक्ट्स ये हैं कि जो सगी माँ है, उसने एक दावा इस्तक़रार हक़ और म्यूटेशन की कैंसलेशन, यानी कि जो उसके हुए थे इंतकालात, उसकी कैंसलेशन का दावा एक किया। म्यूटेशन नंबर था 57181 और तारीख़ थी 21/7/2008 की। उसने ये दावा अपने बेटे के ख़िलाफ़ किया और ये क्लेम किया दैट द म्यूटेशन इन क्वेश्चन वाज बोगस एंड दैट शी हैड नॉट अपीयर्ड बिफोर द हल्का पटवारी रेवेन्यू ऑफिशल्स एंड हैड नेवर अफिक्स्ड हर थंब इम्प्रेशन ऑन द सेड म्यूटेशन। उसका कहना था कि वो कभी भी हल्का पटवारी के सामने पेश नहीं हुई और ना ही उसने जो ये अंगूठे हैं उसने लगाए हैं इस म्यूटेशन को, इस इंतकाल को करने के लिए। उनका ये कहना था कि ये उसकी यानी जो वालदा थी कि मेरा बेटा ये किसी और ख़तून को ले गया होगा रेवेन्यू ऑफिशल्स के सामने फॉर द पर्पज़ ऑफ सैंक्शनिंग द म्यूटेशन इन क्वेश्चन एंड इवन अदरवाइज शी हैड नेवर पार्टेड विद द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन बाय वे ऑफ गिफ्ट। तो कहा जी, मैंने तो कभी भी अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट के ज़रिए किसी को नहीं दी। ये स्टांस है जनाब। माँ ने अपने बेटे के ख़िलाफ़ दावा किया है कि ये जो म्यूटेशन इसने अपने नाम करवाई है मेरी प्रॉपर्टी की, ये मैंने इसे नहीं की। ये अगर इसने करवाई भी है तो किसी और ख़तून का जाके बयान दिलवा दिया होगा, मैंने नहीं दिया। और अगर मेरा अंगूठा भी है तो वो कोई बोगस है। पहला पॉइंट तो ये हो गया जी। जबकि जो उसका बेटा था, उसने ट्रायल कोर्ट में ये केस कॉन्टेस्ट किया, रिटर्न स्टेटमेंट जवाब दी और ये स्टांस लिया कि ये झूठा है केस, ये मेरा जो बहनोई है, यानी कि मेरी वालदा का दामाद जो है, उसने मेरी माँ को उकसाया है और ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, उकसाया है कि ये अपने बेटे से ये ज़मीन वापस लो। ये स्टांस उसने उसके बेटे ने दिया। अब ट्रायल कोर्ट ने इस हवाले से जो इशू फ्रेम किए थे वो क्या थे? वेदर म्यूटेशन नंबर 57181 डेटेड 21/7/2008 इज अगेंस्ट लॉ एंड फैक्ट्स एंड इज बेस्ड ऑन फ्रॉड हैंस लायबल टू बी कैंसल्ड। कि क्या जो ये म्यूटेशन जिसका जिक्र किया जा रहा है 5781,
जो कि 21/7/2008 को हुई थी, क्या ये कानून के ख़िलाफ़ और हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ थी और ये फ्रॉड के पर मबनी थी, और क्या इसको कैंसिल किया जाना चाहिए? दूसरा इशू ये था कि कोर्ट फीस की बात की गई थी कि उसके ऊपर लगाई है या नहीं लगाई। वेदर द सूट लैंड वाज प्रॉपरली गिफ्टेड इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट, जो ये सूट लैंड है, दावा में जिस ज़मीन का जिक्र किया गया, क्या ये वाकई गिफ्ट की गई थी और गिफ्ट करने के तमाम लवाजमात पूरे किए गए थे? डेट वाज इशू जो कि इशू फ्रेम किए थे ट्रायल कोर्ट ने। अब ट्रायल कोर्ट ने एविडेंस रिकॉर्ड किए और उसने ये सूट डिसमिस कर दिया, यानी कि मां के खिलाफ कर दिया, और डिग्री जारी कर दी 23/2/2015 को। अब इसके बाद जनाब, इट इज क्वाइट pertinent to mention here that the London trial court dismissed the suit mainly on the ground that on 23/6/2011 during cross examination respondent number 1, वो माँ जो थी अब फौत हो गई हुई है, she categorically stated that the petitioner produced some other woman before the revenue officials and offered to get verification of her thumb impression, but later on took a nosedive and resisted the same and the subsequent request of the petitioner for comparison of thumb impression of respondent number 1 contested and hence turned down. अब जो ट्रायल कोर्ट थी उसने ये फैसला क्यों दिया? इसने ये फैसला इसलिए दिया, उसमें जो सबसे बड़ी ग्राउंड ये थी, रीज़न ये थी कि खातून ने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान ये कहा था कि इसने किसी और औरत को यहाँ पे पेश कर दिया था, मुझे नहीं पता। और जब उसे कहा गया कि आपके जो हम थंब इम्प्रेशन हैं उसको अंगूठे को वेरिफिकेशन करवा लेते हैं, तो इसका जवाब उनकी तरफ से कोई नहीं आया था। और हालांकि जो उसका बेटा था उन्होंने इसको कहा कि जनाब इनके थंब इम्प्रेशन की वेरिफिकेशन करवाई जाए, hence turned down. The Learned Trial Court also looked upon the alleged instigation of a son-in-law of respondent number 1 in precipitating the filing of the suit. ट्रायल कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जो सन इन लॉ है खातून का दामाद, वो खुद भी रिस्पोंडेंट बना हुआ वो खुद भी उस केस में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है, और जो ये सिविल रिवीजन हाई कोर्ट में आई है उस पर रिस्पोंडेंट नंबर 1 भी वही है, वो भी इंटरेस्टेड था। However, the trial court did not properly attend to the vital question about whether there was a valid and proper gift or not. अब यहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने देखें वो प्रॉपरली नहीं चेक किया कि गिफ्ट सही हुआ था या नहीं हुआ था, ये बात सामने आई थी। जो खातून थी रिस्पोंडेंट नंबर 1 खातून, मैंने अभी जिक्र किया था कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 उसका सन इन लॉ है, सन इन लॉ नहीं है, रिस्पोंडेंट नंबर 1 खातून है, वो फौत हो गई हुई है। एंड रिप्रेजेंटेड बाय सम ऑफ अदर लीगल हेयर्स फाइल्ड एन अपील बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड विच अपील वाज अलाउड वाइड जजमेंट एंड डिग्री डेटेड 23/6/2021। सिविल कोर्ट ने फैसला खिलाफ कर दिया मां के, उसके बाद इन्होंने अपील दायर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहां पर इनके हक में 23/6/2021 को डिग्री हो गई। किसके हक में? मां के हक में। द मेन रीजन प्रिवेलिंग विद द एपीलेट कोर्ट आर दैट द पिटिशनर बिफोर द कोर्ट बीइंग द डोनी वाज अंडर अ हैवी लीगल ऑब्लिगेशन एंड onerous duty to furnish and establish the particular and nuances of the gifts before the trial court, which the petitioner had failed to do in as much as no time, date and place of the transaction of gift were mentioned in the written statement, nor were brought forth by way of oral evidence. तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला मां के हक में किया और उसने लिखा कि जनाब कि ये जो बेटा है इसका, ये साबित नहीं कर सका कि किस वक्त किस मकाम पर
ये गिफ्ट ट्रांजैक्शन हुई और साथ जो है वो उसने जो, क्योंकि इसकी ड्यूटी थी, डोनी की ये ड्यूटी थी, जब माँ ये कह रही थी कि ये मैंने गिफ्ट नहीं किया, तो फिर अब डोनी की ड्यूटी थी, जो बेनिफिशियरी था, वो साबित करता कि ये जो गिफ्ट हुआ है अंडर अ हैवी लीगल ऑब्लिगेशन to furnish establish the particulars of the gift before the trial court which the petitioner had failed to do so. तो जनाब, the appellate court also observed that respondent number 1 at the time was an aged Pardanashin lady, had no independent advice at the time of allegedly effectuating the disputed mutation, and hence the burden to prove in this respect was that much more at the same had not been discharged. तो जनाब, एपिलेट कोर्ट ने इस बना पर डिग्री माँ के हक में की कि माँ जो थी पर्दानशीन खातून थी, उसको इंडिपेंडेंट एडवाइस हासिल नहीं थी, इसलिए जो ये गिफ्ट उसका बेटा कहता है, ये जो गिफ्ट की जो म्यूटेशन हुई है, इसको साबित करना उसके बेटे के ऊपर था, जो बेनिफिशरी था, जो कि उसने नहीं किया। दोस्तों, हमने सिविल कोर्ट का फैसला और सिविल कोर्ट ने जिस बुनियाद पर इसको माँ के ख़िलाफ़ किया वो हमने बता दिया, और उसके बाद जब माँ के हक़ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किया वो भी हमने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। अब माँ के ख़िलाफ़ फ़ैसला सिविल कोर्ट ने किया, बेटे के हक़ में बेटे के ख़िलाफ़ एपिलेट कोर्ट ने कर दिया। बेटा जो है सिविल रिवीजन में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ निगरानी में हाई कोर्ट आ गया। अब हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ था और उसकी हम बात कर रहे हैं। वाइल द काउंसिल for the petitioner has supported and based his arguments on the judgment and degree of the London trial court, the counsel for respondent number 1 has obviously supported the judgments and degree of the London. जाहिर है कि लड़के के वकील ने लड़के का स्टांस, माँ के वकील ने माँ का स्टांस सपोर्ट किया। जो लड़के का वकील था, सन का वकील था, उसका ये कहना था कि दैट रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 42 सबसेक्शन 7 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 हैव बीन मेट in as much as DW3 Ghulam Abbas and DW4 Muhammad Nawaz, who are owners of land situated adjacent to the landed property in question, identified the petitioner before the revenue officials. उसने कहा जनाब, लैंड रेवेन्यू एक्ट का सेक्शन 42 सब सेक्शन 7 जो है, उस लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का, उसके मुताबिक जो म्यूटेशन के लिए जो ज़रूरी लवाज़मात थे वो पूरे किए, और ये दो अशख़ास DW3 ग़ुलाम अब्बास और DW4 मोहम्मद नवाज़, ये दोनों जो हैं, ये जो दावे की ज़मीन है उसके पास इनकी भी ज़मीन है। इन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया था, इसकी शनाख्त किया था कि यही मालिका है और ये जो गिफ्ट कर रही है अपने बेटे को। Also adds that the aspect of the respondent not allowing a comparison of her thumb impression also leads to an adverse inference against her, and that therefore judgment of the appellate court needs to be set aside. उसके वकील ने कहा कि जनाब, इन्होंने अंगूठों को वेरीफाई करवाने से भी इनकार कर दिया था कि वेरीफाई कराए जाए माँ जी के अंगूठे, तो इसलिए ये भी जो फैसला किया है एपिलेट कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने माँ के हक में, वो गलत है। Also state that another legal heir of respondent number 1, that is sister of the petitioner, has also sworn an affidavit in favor of the petitioner. इसके अलावा एक और जो कि हाई कोर्ट के केस में उसको रिस्पोंडेंट नंबर 1 बनाया गया है, उसका भी एक बयान हल्फी दिया गया था कि मेरे भाई को जो है ये वाकई गिफ्ट किया गया है। ये वो सपोर्टिंग एविडेंस थे, सपोर्टिंग बातें थी जो कि हाई कोर्ट के अंदर निगरानी में बहस कर रहा है बेटे का वकील कि जनाब, माँ जी को जिन दो लोगों ने आइडेंटिफाई किया रेवेन्यू ऑफिशल्स के सामने, ये वो लोग थे जिनकी ज़मीनें वहाँ पर थी। दूसरा ये कि माँ जी ने अपना थंब इम्प्रेशन वेरीफाई करवाने से इनकार कर दिया था।
तीसरा ये कि जनाब एक और लीगल हेयर जो है जो कि बेटी है ख़ातून की और उसकी बहन है, तो उसका भी ये एफिडेविट था कि ये जनाब ये गिफ्ट जो है वो ठीक हुआ था। ये बातें की गई माँ जी के अगेंस्ट कि ये जो हिबा हुआ था ये दुरुस्त हुआ था। अब चलते हैं हाई कोर्ट के अंदर जो माँ जी के वारसान, अब तो वो माँ फौत हो गई, उसके वारसान के जो वकील थे उनकी तरफ से क्या कहा गया। उन्होंने कहा जनाब सेक्शन 42 सब सेक्शन 7 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में जो उन्होंने DW3 और DW4 पेश किए हैं कि ये विटनेस हैं रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के सेक्शन 42 सब सेक्शन 7 लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के, ये आर मेयरली चांस विटनेस, ये चांस विटनेस है, एवं ही उत्थे आ गए ने, टुरदे फिरदे ही आ गए ने, who allegedly happened to be present before the revenue official at the relevant time। ये तो वैसे ही वहां पर आए हुए होंगे, ये कोई असल विटनेस नहीं है। And that even otherwise they are not owners of land situated adjacent to the property in question because the land of DW3 is located at least 5 miles from the that of property in question and land owned by DW4 is also situated miles away। उनका जनाब है ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗਵਾਹ कि जनाब इन्होंने माँ होना उत्थे वेख्या है, शनाख्त किया है, उनका जी ये तो इत्थे वापस ये तो असल गवाह ही नहीं है, इत्थे वापस वैसे ही आए होने ने उत्थे अपने किसी काम ते उन्होंने ना पाता है। दूसरा गल है कि ये जो कहा गया है कि ये इनकी ज़मीनें उनके साथ है, ऐसी नहीं है। एक जो गवाह है उसकी 5 मील दूर ज़मीन है, दूसरे की भी मीलों दूर ज़मीन है, तो ये इनकी ज़मीन उस लैंड प्रॉपर्टी जिसका केस चल रहा है उसके साथ नहीं है। Further submit that what is of the essence in the present matter is that facts that the oral gift was never proved and no offer or acceptance or for that matter delivery or possession was proved either, and that therefore the edifice on the basis of which the subsequent tabligh transaction rest does not exist। उनका जनाब ये जो ज़बानी हिबा की बात है ये कभी हुई नहीं, इसकी बेस पर ये इन्होंने तबलीग ये करवाई है म्यूटेशन, ये भी गलत है, और ऐसा कोई ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती कि इसने हिबा ऑफ़र की हो, उसने एक्सेप्ट की और इसने डिलीवरी या पोजेशन की हो। राउंड्स ऑफ बाय सबमिटिंग दैट नो माइलेज कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट resisting a comparison of her thumb impression, because even if such a thumb impression is assumed, even then it is a stark fact that no independent advice was available to her, and which is in turn attracts to the law laid down in Muhammad Ashraf Khan versus Khan Sadiq and others 2010 SCMR 1116 at paragraph number 7। और साथ ये भी कहा गया कि जनाब मान लिया कि माँ जी के थंब इम्प्रेशन जो है थे वेरिफिकेशन करने से इनकार कर दिया उन्होंने कि मैंने वेरिफिकेशन थंब नहीं कराने, मान लिया, तो बात यह है कि इस बूढ़ी उम्र सीधा खतून को इंडिपेंडेंट एडवाइस हासिल नहीं थी। हो सकता है वो माँ को बरगला कर, जिस तरह माँ को कोई बंदा ले जाता है बेटा, तो हमारा तो सोसाइटी ऐसी है, माँ बहन बेटियाँ कहाँ बोलती हैं आगे से, तो इसलिए वो ये बात भी जो है मानी जा सकती है कि अगर उसने अंगूठा लगा भी दिया होगा तो इसके कहने पर लगा दिया होगा, उसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं इस हवाले से, क्योंकि उसको इंडिपेंडेंट एडवाइस होनी चाहिए थी। उस इंडिपेंडेंट एडवाइस का मतलब ये कि उससे पता होना चाहिए था कि ये क्यों उस मुझसे अंगूठे लगवाए जा रहे हैं। इस हवाले से ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के केस का हवाला दिया है 2010 SCMR 1116 एट पैराग्राफ नंबर 7। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मोहम्मद हफीज एंड अनदर वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज कराची ईस्ट एंड अनदर 2008 SCMR 398 में गाइडेंस प्रोवाइड की है ऐसी सिचुएशन में जैसी कि हमें इस केस में देखनी पड़ रही है। वो क्या है जनाब
It is settled that in the event of conflict of judgment, findings of appellate court are to be preferred and respected unless it is shown from the record that such findings are not supported by evidence, or that the conclusion drawn are against the material on record, or that reason recorded for reversal of judgment are arbitrary or perverse. मतलब ये है कि जब एक जजमेंट कुछ कह रही हो, दूसरी जजमेंट कुछ कह रही हो, यानी वेरिएंस हो। जैसे जो ट्रायल कोर्ट थी उसने बेटे के हक में फैसला दिया कि गिफ्ट सही हुआ है, जो एपीलेट कोर्ट थी उसने कोई और फैसला दिया। तो उसने ये कहना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का कि इट इज सेटल्ड दैट इन द इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जजमेंट, फाइंडिंग्स ऑफ एपीलेट कोर्ट्स आर टू बी प्रेफर्ड। जो एपीलेट कोर्ट्स की फाइंडिंग होगी ना, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी कि उसने जो फाइंडिंग, अनलेस इट इज शोन फ्रॉम द रिकॉर्ड दैट सच फाइंडिंग्स आर नॉट सपोर्टेड बाय एविडेंस, जब तक कि ये साबित ना किया जा सके कि एपीलेट कोर्ट ने यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो फाइंडिंग्स दी थी वो उनके पीछे कोई एविडेंस की सपोर्ट हासिल नहीं है। Therefore, what needs to be seen is whether the judgment of the appellate court is in accordance with law। तो इसलिए इस केस में ये देखा जाना बनता है कि जो जजमेंट एपीलेट कोर्ट ने दी थी वो बनती है या नहीं। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट हवाला दिया जा रहा है 2019 CLC 6226, यह हाई कोर्ट का फैसला है, मोहम्मद अली वर्सेस सोहावा डिजीज थ्रू लीगल हेयर्स एंड अदर्स। This court has held that in terms of Section 42 of the Land Revenue Act 1967, the revenue officials, while attesting the mutation, was bound to ensure the presence of person whose rights were sought to be acquired by such mutation। ये वही बात है जनाब कि जिन लोगों के हकूक पे जद पड़ रही थी जब वो म्यूटेशन हो रही थी, वो गिफ्ट हो रहा था, तो उनको भी नोटिस करने ज़रूरी थे। On the face of it, the mutation in issue in the present matter was sanctioned in violation of Section 42(7) of the Land Revenue Act 1967, since respondent number 1 was not identified by two persons whose leads are situated adjacent to the land in issue and who merely happened to be present before the revenue official. Perchance also no evidence was led to indicate whether these two witnesses DW3 and DW4 were respectables of the area or for the matter that they were independent। इस तरह एक तो उनको ऑफिशियल्स, जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स के सामने उन्होंने दो गवाह पेश कर दिए थे, वो कोई ये भी साबित नहीं होता कि वो कोई वहाँ के मोअज़्ज़ज़ अफराद थे, ना ये साबित होता है कि वो किस लिए, वो तो कोई अपने शायद काम गए हों, उन्होंने फड़ के उनको करवा दी। ये अदालत के अल्फाज हैं, इसलिए ये वायलेशन है सेक्शन 42 सब सेक्शन 7 लैंड रेवेन्यू एक्ट की। इसलिए उन्होंने इसको भी जो है वो, इसलिए इस बात को भी हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया कि ये सारा अमल गलत हुआ है। इसी तरह हाई कोर्ट ने निगरानी के इस फैसले के मुताबिक करते वक्त ये भी गौर किया, लाइकवाइज इन मोहम्मद हुसैन वर्सेस अल्लाह दित्ता 2017 YLR 1249, ये रेफरेंस है जी। इस कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने यानी, हैज़ हेल्ड दैट वेयर अ पार्टी हैड मेड अ स्टेटमेंट ऑन ओथ एंड alleged commission of fraud in attestation of mutation and denied outrightly the transaction reflected therein, the onus would shift upon the beneficiary to prove not only valid attestation but also the transaction in question। इसमें यह कहा गया कि जब कोई बंदा, कोई फरीक हलफ पे ये कहता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है और जो ये म्यूटेशन है ये दुरुस्त नहीं हुई, तो फिर उसको साबित करना उस बंदे पर है जो इससे फ़ायदा उठा रहा है, वो साबित करे कि नहीं नहीं ये ट्रांजैक्शन दुरुस्त थी। It was further held that a beneficiary was bound to produce witness to such transaction, and even in case of death of any witness, any persons familiar with the transaction could be produced before the court। इसी तरह अगर बेनिफिशरी को वहाँ पेश करना ज़रूरी है, अगर बेनिफिशरी वहाँ पर पेश करे गवाहान को, अगर गवाह फौत हो गए हों तो तब भी वो किसी और को पेश करे जो कि इस ट्रांजैक्शंस को जानता था।
ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट रेफरेंस के साथ दी गई है 2017 YLR 1249 के हवाले से। इसी तरह जनाब इस केस में द पिटिशनर ने अपना जो उसके ऊपर बार था कि वो साबित करता कि उसको सही हिबा हुआ था, वो साबित करने में नाकाम रहा है। बिसाइड्स द फैक्ट दैट देयर आर मटीरियल discrepancies in the statements of witnesses of the disputed mutation, the transaction of gift has neither been sought to be proved nor any averments are contained in the written statement filed by the petitioner seeking to establish the factum of gift. जो म्यूटेशन है उसको साबित नहीं किया जा सकता बतौर गिफ्ट के ये सारा कुछ हुआ था, और इसका तज़किरा उसने इसकी दुरुस्तगी के लिए, इसको साबित करने के लिए रिटन स्टेटमेंट में भी वैसा पेश करने में नाकाम रहा है। It is the tried that a fact which has not been agitated in a written statement cannot be brought in evidence. ये असूल मुसलमान असूल है कि अगर आप किसी बात को रिटन स्टेटमेंट में उसकी एजिटेशन नहीं करते, मुखालफत नहीं करते, तो उसको एविडेंस में भी फिर नहीं लाया जा सकता। इस हवाले से एक और केस की जजमेंट फैज़ अहमद वर्सेस सोनी एंड टू अदर्स 2020 CLC 148 का हवाला है। It has been held that the parties are bound by their pleadings and evidence produced beyond pleadings is not permissible under a law। कि जो पार्टीज़ हैं वो वही बातें जो प्लीडिंग के अंदर होंगी उसकी हद तक रहेंगे, प्लीडिंग के बाहर जाएंगी एविडेंस में तो फिर या आर्गूमेंट्स में तो वो नहीं चलेगा। A party has to plead facts and then prove the same through evidence, since no one can be allowed to prove a case beyond what has originally been set up in the pleading। जो कुछ उन्होंने प्लीडिंग में ओरिजिनली कहा था उससे बाहर नहीं जा सकते। जो अर्जी दावा और जवाब दावा है दोनों पार्टीज़ ने उसके अंदर रहना है, उसके अलावा कोई बात नहीं करनी। एविडेंस में भी उन्हीं अर्जी दावा और जवाब दावा यानी कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को प्रूव करना है। इट फॉलोज दैट एविडेंस और आर्गूमेंट्स विद रिगार्ड टू अ plea not taken in the pleadings cannot be looked into, and no one is allowed in judicial proceeding to adduce evidence in support of a contention not pleaded by him। इसीलिए जनाब यहाँ पर एक और केस का हवाला मोहम्मद वली खान एंड अनदर वर्सेस गुल सरवर खान एंड अनदर PLD 2010 SC 965 का हवाला दिया गया है। हैदर अली वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का हवाला दिया गया 2012 SCMR 254 का, जिसमें सिमिलर ऑब्जर्वेशन है कि जो चीज़ें प्लीडिंग में हैं वो अपने उसके बाहर जाकर कोई भी एविडेंस नहीं देना, कोई भी सबूत नहीं देना। आपने सिर्फ वही एविडेंस देने हैं टू सपोर्ट इन सपोर्ट ऑफ ए कंटेंशन प्लीडेड बाय हिम इन द स्टेटमेंट इन द प्लेंट। No one is allowed in judicial proceeding to adduce evidence in support of a contention not pleaded by him। अब इस केस में जो स्टेटमेंट पिटिशनर ने रिटन स्टेटमेंट जमा करवाई थी, यानी बेटे ने कराई थी माँ के खिलाफ, उसमें ना तो डेट, ना टाइम और ना उस जगह का लिखा गया है जहाँ पर गिफ्ट ऑफर, एक्सेप्टेंस और पोजेशन की बात हुई है। इसलिए हैंस द गिफ्ट हैज़ नॉट बिन रिमोटली प्रूव्ड, इसलिए गिफ्ट को साबित नहीं किया जा सका। इट वॉज इनकम्बेंट अपॉन द पिटिशनर टू फर्निश प्रॉपर पर्टिकुलर्स ऑफ द गिफ्ट बिफोर द ट्रायल कोर्ट विच ही फेल टू डू सो। अब अदालत में उसने साबित नहीं किया इस हवाले से अपने गिफ्ट को, और इस हवाले से द लॉ लेड डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन पीर बख्श एंड अदर्स वर्सेस खानजादी and others 2016 SCMR 1417 is squarely attracted to the present case। जिस केस का ये हवाला दिया गया वही यही बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इसको केस को सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह मसम्मात खालिदा अजहर वर्सेस वकार रुस्तम बख्शी एंड अदर्स 2018 SCMR 30, इसमें भी इसके पैराग्राफ नंबर 32 में ये कहा गया है, However, the said respondent was still required to prove a valid gift of the land by his father, grandmother। यानी कि आपने उसे वैलिड गिफ्ट साबित करना है कि ये वैलिड गिफ्ट है या नहीं है, कि क्या ऑफ़र की गई, क्या एक्सेप्टेंस की गई, क्या डिलीवरी की गई।
इसी तरह एक और केस का हवाला 2018 SMER 139 फरीद एंड अनदर, मोहम्मद तुफैल एंड अनदर। इसमें कहा गया है इसके पैराग्राफ नंबर 2 में, इन द लाइट देयर ऑफ द रूल लेड डाउन बाय दिस कोर्ट इन कलसूम बीबी वर्सेस मोहम्मद आरफ, ये नाम सारे ये रेफरेंस हैं जी, डेट अ डोनी क्लेमिंग अंडर अ गिफ्ट दैट एक्सक्लूड्स ऑन हेयर is required by law to establish his original transaction of gift irrespective of whether such transaction is evidenced by a registered deed। उन्होंने कहा जनाब डोनी जो क्लेम कर रहा है कि गिफ्ट को, वो स्टैब्लिश करे कि ओरिजिनल गिफ्ट जो है हुई है या नहीं हुई। इन द प्रेजेंट केस देयर इज नो एविडेंस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट और इट एक्सेप्टेंस ऑन रिकॉर्ड। ये जो उस केस की हम बात कर रहे हैं उसकी बात हो रही थी। इसी तरह अल्लाह दित्ता केस जो है 2017 SMER 402, उसमें भी उसके पैराग्राफ नंबर 2 में भी जो बात की गई है वो यही है, बट इन द एंटायर एविडेंस लेड बाय देम दे हैव नॉट बीन एबल टू प्रूव थ्रू पॉजिटिव एविडेंस द डे वेन्यू द पर्सन इन हुज प्रेजेंस द alleged गिफ्ट, यानी वो ये गिफ्ट को साबित नहीं कर सके कि कब गिफ्ट हुआ, किन की मौजूदगी में हुआ, कितने बजे हुआ, क्या दिन था, क्या टाइम था। इसी तरह 2005 SMER 1859 में ये बिल्कुल वही बात की गई है कि देयर इज नो कैवल टू द प्रोपोजिशन डैट द प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ इज अट्रैक्टेड विद द रेवेन्यू रिकॉर्ड, बट दिस प्रिजम्पशन इज ऑलवेज रिबटेबल। दिस इज सेटल्ड लॉ दैट द mutation itself does not confer or extinguish any right or title, and if the mutation on the basis of which right in the property is claimed is disputed। उन्होंने कहा म्यूटेशन जो है, अगर कोई इंतकाल हो गया तो उसका मतलब ये नहीं कि वो राइट बन गया, बल्कि अगर वो म्यूटेशन जो है उसमें कोई डिस्प्यूट है राइट में तो फिर वो दुरुस्त नहीं है। इफ द म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच राइट इज इन द प्रॉपर्टी इज क्लेम्ड इज डिस्प्यूटेड, जिस म्यूटेशन की बेस पे राइट को क्लेम किया जा रहा है तो फिर इसका मतलब है कि वो दुरुस्त नहीं है। इस केस में भी ऐसा हुआ। ये दोस्तों इसी तरह मुसम्मात कलसूम बीबी एंड अदर, मोहम्मद आरफ एंड अदर 2005 SMER 135 में ये कहा गया है, द कोर्ट हैज क्वाइट रिसेंटली हेल्ड इन केस ऑफ गुलाम हैदर 2003 SMER 1829 that essentials of a valid gift were required to be proved independent of deed even if it was registered in case it is challenged on grounds of forgery. Keeping in view the principles so unicated, we are clear in our mind that the defendants have not produced on an iota of evidence to prove the original factum of gift, the proposal, the acceptance and the delivery of possession। इसमें भी यही बात कि जो उसके ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स हैं गिफ्ट के वो साबित नहीं किए जा सके। इसी तरह दोस्तों अल्लाह वसाया वर्सेस मुसम्मात हलीमा माई, ये 2016 MLD 1535 में नरेट किया गया है। इसके पैराग्राफ नंबर 5 और 6 में जो कहा गया है वो भी यही बात है कि जनाब द केस ऑफ पिटिशनर इज डैट ही हैड नाइदर मेड एनी डिक्लेरेशन ऑफर टू मेक का गिफ्ट इन फेवर ऑफ रिस्पोंडेंट डिफेंडेंट नंबर 1 and 2 नार ही अपीयर्ड बिफोर द कंसर्न, यानी कि ना तो ऑफर हुई, ना एक्सेप्टेंस हुई, ना उसे पटवारी के सामने पेश किया गया। ये वही बात है जनाब। इन द एब्सेंस ऑफ गिविंग डिटेल्स ऑफ सच इंग्रेडिएंट्स इन द रिटन स्टेटमेंट, डिफेंडेंट्स नंबर 1 remained fail from the very inception of the suit to prove the transaction of disputed gift। इसकी डिटेल उन्हें रिटर्न स्टेटमेंट में देनी चाहिए थी कि जनाब हमने तो ये इस तरह ये गिफ्ट हुआ था। इसी तरह दोस्तों इन सो फार एज द एस्पेक्ट ऑफ नॉन कंपैरिजन ऑफ थंब इंप्रेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट इज कंसर्न्स, जो इस केस में ये है कि माँ के अंगूठे को वेरीफाई नहीं कराया गया था, इस हवाले से मोहम्मद अशरफ खान वर्सेस खान सदीक 2010 SMER 1116 की हम बात करते हैं, वेयर इन इट हैज़ बिन हेल्ड, जिसमें यह कहा गया है, ये अब आपका जो आज का लेक्चर है ये ख़त्म होने को है दोस्तों। एडमिटली रिस्पोंडेंट डिफेंडेंट मुसम्मात
is an illiterate lady and she had no independent advice, and if it is accepted that the alleged agreement of sale bears her thumb impression, even then she could not understand about the nature of the transaction, and all the courts have rightly non-suited the petitioner on the। देखिए इसमें उन्होंने कहा कि खतून इलिटरेट है तो बेशक उसने अंगूठे लगा भी दिए तब भी हम ये समझेंगे, इवन देन शी कुड नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। बूढ़ी खतून या इलिटरेट है, पर्दा नशीन है। लो जनाब दोस्तों, अल्लाह के फजल करम से आज हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की है, इसमें बहुत कुछ कवर किया गया है। इन द मैटर बिफोर दिस कोर्ट द रिस्पोंडेंट वाज इंडीड एन इलिटरेट एंड पर्दा नशीन लेडी। ये वालदा थी, वो बेशक अनपढ़ और पर्दा नशीन खातून थी। 80 साल उम्र थी उस वक़्त जब उससे ये हिबा करवाया गया। एंड हैड नो इंडिपेंडेंट एडवाइस, यानी पर्दा नशीन भी थी, इलिटरेट भी थी, एज भी उसकी बहुत ज़्यादा थी और उसको इंडिपेंडेंट एडवाइस भी नहीं थी। ये 4 फैक्टर मैं आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ। पर्दा नशीन, इलिटरेट, 80 ईयर्स ओल्ड और इंडिपेंडेंट एडवाइस का अवेलेबल होना। ये 4 फैक्टर बहुत अहम है, इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि ट्रांजैक्शन गलत हुई। इन द प्रेजेंट मैटर इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट द पिटिशनर हैव फेल्ड टू इवन रिमोटली एस्टेब्लिश द ट्रांजैक्शन ऑफ गिफ्ट फॉर दैट मैटर द ऑफर और गिफ्ट ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी साबित नहीं कर सका। हमारे माशरे में ख़वातीन को बहुत बुरी तरह कंट्रोल किया जाता है, उनकी विरासत से उनको महरूम कर दिया जाता है। In the case before this court, the petitioner remained unsuccessful in discharging the burden of proof which was on him in his capacity as a beneficiary in proving a valid gift in his favor। इस केस में जो लड़का था, सन था, जिसने कहा था जी मेरे हक में ये गिफ्ट हुआ है, वो उसको साबित करने में नाकाम रहा क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ अब उसके ऊपर था। इसलिए उस सन का केस डिसमिस किया जाता है और माँ जी के हक में ये केस कर दिया जाता है। दोस्तों, अल्लाह के फजल करम से ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट केस था जो मैंने आपकी खिदमत में रमज़ानुल मुबारक की नज़ीम सातों में मुझे वक्त मिला मैं आपके सामने ये पेश करूं। और यकीनी तौर पर इस केस लॉ को पढ़ने के बाद ये जो मैटर है इसको कानून के तालिब इल्म, मेरे वकला बहन भाई और आम लोग, मेरी बेटियां बहनें जिनको डिप्राइव कर दिया गया है, या भाई भी जो हैं जिनको डिप्राइव किया गया उनके हकीकी हक से, वो भी इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। इसके साथ ही अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।